हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर हेतु भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे राज्य की विधानसभा की। ठीक है ना। तो दोस्तों राज्य विधानमंडल को आज पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि दोनों सदनों पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। तो दोस्तों एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम इस पे आगे बढ़ेंगे तो ये कंप्लीट सेशन हमारा समझ आएगा। और चूंकि एग्जाम में भी इनसे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा इस टॉपिक को भी। क्लियर है। आसान हो या ना हो, लेकिन आज से ये बहुत ही आसान बनने जा रहा है। ये टॉपिक भी आज से एकदम आसान हो जाएगा। दोस्तों क्लास को शुरू करूं उससे पहले जो बीए के स्टूडेंट है उन सभी के अलावा दोस्तों अगर आप बीबीए, बीकॉम, एलएलबी या एमबीए या किसी अन्य सब्जेक्ट से या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी है तो भी आप इस सीरीज के माध्यम से अपना थ्योरेटिकल पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है ना। उतने ही रूप से उतना ही ये आप लोगों के लिए भी उपयोगी है जितना कि बीए के स्टूडेंट्स, बीए या बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन आज का। डायरेक्टली सेशन पर ही मूव करेंगे। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। सेकंड यूनिट बीए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक है ना, जिसमें हमें विधानमंडल पढ़ना है। राज्य का विधानमंडल या व्यवस्थापिका, जिसके अंतर्गत दो सदन होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, जिसमें से विधानसभा पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा विधान परिषद का। आज के टॉपिक संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन से। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन अपना आज का। सबसे पहले देखना यह है कि आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन बातों पर हमें आज पूरा फोकस करना है। तो यहां पर दिया गया है कि विधानसभा का संगठन और एक है विधानसभा की शक्तियां और कार्य। इन दो चीजों पर हमें पूरा फोकस करना है और इसी के साथ में हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट होगा। अब चूंकि इसमें जानना क्या आपको, विधानसभा बनती कैसे, उसका संगठन होता कैसे, इसकी रचना कैसे होती है, और इसके बाद विधानसभा के पास में क्या क्या शक्तियां होती है, क्या कार्य करती है ना। तो कुछ बिंदुओं की मदद से हम इसको पूरी तरह कंप्लीट करने वाले हैं। आइए एक एक करके दोस्तों इन सभी को हम कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि हम प्रति सेशन में करते आए हैं और आज भी हम वैसा ही करेंगे। थ्योरेटिकल प्लस व्यवहारिक अध्ययन, दोनों प्रकार के अध्ययन पर हम फोकस करेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और व्यवहारिक आपके सीखने के लिए, जिससे कि आपको कोई टॉपिक रटना ना पड़े, है ना। आइए सबसे पहले दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है इसको एक बार पढ़िएगा आप लोग। भारत के संविधान के आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य में एक सेकेंड, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अब ये क्या होते हैं पूरी टर्म में एक एक करके पूरी क्लियर करने वाला हूं, बस एक बार इसको आप आसानी पढ़ लीजिए, है ना। और ये जब आप व्यवहारिक रूप से समझेंगे तो ये आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएगा। पढ़ने की या याद करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगी। बस एक बार इसे पढ़िए मेरे साथ में। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में दो सदनों से और तथा कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। देखिए कुछ राज्यों में दो सदनों से और कुछ राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। क्या होगा? विधानमंडल होगा। किस किस से मिलकर बनेगा? कुछ राज्यों में इसके 3 अंग होंगे, राज्यपाल और 2 सदन, है ना। 2 सदन में कौन कौन होगा? लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा और विधान परिषद, 3 सदन। और किसी किसी राज्य में सिर्फ 1 सदन होगा और राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल, 1 सदन कौन सा होगा? विधानसभा होगा। क्लियर है। तो जिन राज्यों में 2 सदन होंगे उनके नाम क्रमशः विधानसभा और विधानमंडल होंगे। क्लियर है। विधानसभा और विधानमंडल होंगे, माफ कीजिएगा, ये विधानमंडल विधान परिषद है दोस्तों, ये विधानमंडल नहीं है, मिसप्रिंट हुआ ये, ठीक है ना। विधानसभा और विधान परिषद होंगे। वर्तमान समय में भारतीय संघ में केवल 5 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर दोनों सदन हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। इन 5 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान किया गया, व्यवस्था की गई है। और बाकी के राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका मौजूद है, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका मौजूद है। क्लियर है। तो दोस्तों क्या होता है ये विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी बातें अब एक बार हम पिछले अध्ययन के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। पिछले अध्ययन के आधार पर कुछ ज्यादा पसीना निकल रहा है यार अब कुछ ज्यादा ही पसीना, गर्मी भी उतनी ही है। आइए
अब एक शॉर्ट अध्ययन के माध्यम से हम पुराने अध्ययन को दृष्टि में रखते हुए कुछ बातें हम क्लियर कर ले, जिससे हमारा अध्ययन इजी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने संसद को पढ़ा था, संसद को पढ़ा था, है ना। संसद कहां पर होती है? संसद ये केंद्र सरकार में, है ना। तो केंद्र में क्या होती है? संसद होती है। इसी प्रकार से अगर हम, ये संसद कहां होती है दोस्तों? केंद्र में होती है। यहां लिख देता हूं मैं, केंद्र में क्या होती है? संसद। वहीं अगर हम राज्य की बात करें, ओहो कोई बात नहीं, अगर हम राज्य की बात करें, तो राज्य में क्या होगा दोस्तों? विधानमंडल। अब यहां से आप ये बात समझिए कि केंद्र में संसद होती है, उसी के स्थान पर राज्यों में विधानमंडल होता है। क्या होता है? विधानमंडल। ठीक है। अब जैसे यहां संसद के 3 अंग थे, कौन कौन था दोस्तों? सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति। उसके बाद लोकसभा, और तीसरे स्थान पर आता है राज्यसभा। यहां पर एक बात विशेष याद रखिएगा, यहां पर इनको आगे पीछे कर सकते हो, है ना। किसी बुक में अगर आपको पहले लोकसभा या राज्यसभा देखने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संसद के ये 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संभव सी बात है कि राज्य की जो विधानमंडल है उसके भी 3 अंग होंगे, तो उसके भी भाई 3 अंग है। कौन कौन से 3 अंग है? राष्ट्रपति के स्थान पर कौन है दोस्तों? राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल, ठीक है। उसी प्रकार से लोकसभा के स्थान पर विधानसभा, ठीक है ना। और राज्यसभा के स्थान पर विधान परिषद। अब इसमें बताइए मुझे, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? ये इतना पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इतना वाला पार्ट आपका ये पूरा क्लियर होना चाहिए। अब देखिए यहां पर जहां मैंने बताया था आप लोगों को कि केंद्र की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार में जो संसद होती है, संसद में व्यवस्थापिका किसको बोलते हैं? विधायिका किसको बोलते हैं? विधायिका जो कानून का निर्माण करती है। और विधायिका है कौन भाई? ये राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा ही तो है अगर हम केंद्र की बात करें तो। और राज्य की बात करें तो राज्य में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में दोस्तों कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना सा है कि जब हम संसद की बात करते हैं तो ये पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, और जब विधानमंडल की बात करें तो ये विधानमंडल एक राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व करती है। बाकी के तीनों अंग समान है। समान मतलब कि पूर्णतः समान नहीं, बस आपको समझने के दृष्टिकोण से देखिए आप लोग, अगर आपका ये फ्रेमवर्क तैयार हो गया ना, क्या जिस प्रकार से केंद्र में संसद होती है तो राज्य में क्या होगा? विधानमंडल होगा। केंद्र में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होती है तो राज्य में क्या होगा भाई? राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद होगी। दैट्स ऑल। बस एक छोटा सा चेंजेस यहां पर यह देखने को मिलता है कि जैसे केंद्र में तो तीनों अंग आवश्यक है, लेकिन राज्यों में ये तीन अंग आवश्यक नहीं है। कुछ राज्यों में सिर्फ इन दो अंगों में से एक ही अंग है, जैसे विधानसभा, है ना। मतलब कि ये जो विधान परिषद दिख रहा है ना आपको, ये विधान परिषद हो या ना हो ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है ना भी हो, ठीक है ना। कुछ राज्य इसकी स्थापना कर सकते हैं, अपना संगठन कर सकते हैं राज्यों में, या ना भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे अभी तक भारत में 5 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में ये तीनों प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, तीनों अंग पाए जाते हैं। बाकी के सभी राज्यों में सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा ये दोनों ही पाए जाते हैं, राज्यपाल और विधानसभा ही पाए जाते हैं, विधान परिषद नहीं पाई जाती। आई होप ये इतना क्लियर होगा, है ना। चलिए, तो दोस्तों इसकी व्यवस्था कहां की गई थी? 168 वाले आर्टिकल में, तो संविधान के अनुच्छेद 168 में यह व्यवस्था की गई थी। क्लियर है यहां तक का? ये थी आपकी व्याख्या, ये एक सामान्य तथ्य था आपके विधानसभा को लेकर के।
ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इस विधानसभा की रचना कैसे होती है, इसका संगठन कैसे होता है। तो संगठन के लिए दोस्तों, संगठन के लिए हम कुछ बिंदुओं की बात करेंगे, 6 बिंदुओं के माध्यम से इसके संगठन को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सदस्यों की संख्या कितनी इसमें, उसके बाद हम स्थान का आरक्षण देखेंगे, निर्वाचन पद्धति, सदस्यों की योग्यता, कार्यकाल और पदाधिकारी। इन सारी बातों पर चर्चा करते हुए हम सेशन को आज से कंप्लीट करेंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके सभी को समझेंगे ऐसे कि रटना ना पड़े, है ना, समझेंगे ऐसे कि रटना ना पड़े, और समय की भी बचत करते हुए थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से कंप्लीटली समझते हुए। आइए, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है यार, बहुत ही ज्यादा हो चुकी गर्मी। सदस्य संख्या, सबसे पहले हमें देखना है सदस्य संख्या, कि जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं उसमें सदस्य संख्या क्या होगी। केंद्र की तो लोकसभा की तो आप बात कर चुके थे, वहां तो आप देख चुके थे कि 543 समथिंग जो है, 543 अभी वर्तमान में सदस्य है, 543 है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो विधानसभा में भी क्या इतनी ही सदस्य संख्या होगी, या इससे कम होगी, या ज्यादा होगी। तो दोस्तों देखिए, जैसा जहां मैंने बताया कि जो संसद का एक अंग है लोकसभा, लोकसभा पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, पूरी भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि जो विधान परिषद है ये केवल राज्य की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, इसलिए इसके सदस्य भी कम होंगे। तो इसके लिए संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है, संविधान में विशेष व्यवस्था की गई है, अन्यथा इसकी हालत कुछ और ही होती, राज्य की विधानसभा की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है ना। देखिए, संविधान के आर्टिकल 170 में कहा गया है कि विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो अधिकतम कितने हो सकते हैं, 500, अधिक से अधिक 500 हो सकते, मतलब किसी राज्य के लिए पर्टिकुलर ये नहीं कहा कि इस राज्य में इतनी जनसंख्या होगी, इस राज्य में इतनी सदस्य होंगे, इस राज्य में इतने होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और ना ही जनसंख्या के आधार पर कहने का कहा है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन रख दी थी वहां पर, उन्होंने कहा कि अधिकतम 500 हो सकते हैं और कम से कम 60, चाहे राज्य कितना भी छोटा होगा, कितना भी छोटा हो, कम से कम 60 सदस्य विधानसभा में होना चाहिए, और चाहे राज्य कितना भी बड़ा हो, 500 से ज्यादा सदस्य नहीं होना चाहिए विधानसभा में। और इसके साथ में कंडीशन रख दी कि कम से कम इतने सदस्य तो हो जो एक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके, एक सदस्य 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके। क्लियर है। तो आपको यहां पर 2 तथ्य याद रखना है, 3 माफ कीजिएगा, एक आर्टिकल याद रखना है आपको 170, संविधान का अनुच्छेद 170 याद रखना है, और इसी में व्यवस्था की गई है कि विधानसभा में अधिकतम सदस्य 500 और कम से कम 60 हो सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है स्थान आरक्षण। तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको इतने से याद रखना है कि विधानसभा में जो सीटें हैं अधिकतम 500 कम से कम 60, उन सीटों में एसटी एससी के लिए, है ना, विशेष सीटों का आरक्षण किया गया है, उनके लिए अलग कर दी गई है, मतलब वहां पर उनको जो है कुछ आरक्षण दिया जाता है ना, उनके लिए अलग से सुरक्षित सीटें रख दी जाती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए। इसलिए बस इतना सा तथ्य आपको याद रखना है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट निर्वाचन पद्धति, और निर्वाचन पद्धति की बात करें तो जैसे सदस्य लोकसभा में लोकसभा में निर्वाचित होकर आ रहे थे, उसी प्रकार से विधानसभा में भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही निर्वाचित होकर के आते हैं। आपने सुना होगा ना, विधानसभा के चुनाव होने वाले या लोकसभा के चुनाव, 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। एक लोकसभा चुनाव होते जिससे हमारे प्रधानमंत्री डिसाइड होते हैं, पीएम। एक होते हैं विधानसभा चुनाव जिससे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के लिए होते हैं। इसके बाद एक चुनाव होता है स्थानीय, अगर ग्रामीण की बात करें तो सरपंच के लिए, और शहरी स्थानीय चुनाव की बात करें तो नगर पालिका परिषद उनके अध्यक्षों के लिए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 3 चुनाव होते हैं। तो उसमें जो दूसरा जो मैंने बताया आपको विधानसभा चुनाव, तो विधानसभा इसी के अंतर्गत आता है ना। तो अखिल भारतीय समुदाय के मनोनीत सदस्यों को छोड़कर, भाई विधानसभा में कुछ सदस्य मनोनीत भी होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, उनको छोड़ करके बाकी जितने भी सदस्य हैं विधानसभा के, वो सब प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से आते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव के द्वारा आते हैं। और ये चुनाव कैसे होता है, वयस्क मताधिकार प्रणाली के द्वारा। भाई जो वयस्क है उसको मत डालने का अधिकार होगा, यही वयस्क मताधिकार प्रणाली होती है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों डेटा मेरे पीछे आ रहा है, निश्चिंत मतलब कि ना परेशान मत होइए करे यार, मैं आपको ये पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में देता हूं, पीडीएफ के रूप में ये पूरा देता हूं डेटा आपको,
लेक्चर एक बार आराम से सुनते चलिए, नोट डाउन करने की आपको अभी आवश्यकता नहीं है। यार बाद में कमेंट करके बोलते हैं कि सर थोड़ा साइट में हो जाया करे पढ़ाते पढ़ाते, वो एकदम जब दिमाग में आता है ना कि मुझे साइट में होना, तो दोस्तों पढ़ाने की लिंक टूट जाती है। वो जो महत्वपूर्ण बातें होती है बोलने लायक, वो चिप स्लिप हो जाती है, निकल जाती है ना। एक लिंक बनी रहती है, तो इसलिए बार बार हटने का बोलने से अब याद दिमाग में जाता है कि आप कमेंट करते हो बार बार हटने का, तो ये उचित नहीं है। मैं आप लोगों के लिए यही शीट जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करता हूँ, पर वीडियो में पर लेक्चर में आपको उसी की पीडीएफ मिल जाती है, जहां से आप डाउनलोड करके लेक्चर खत्म होने के बाद में आप आराम से उसका रिवीजन लगाइए, उससे अपनी नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है ना। निर्वाचन पद्धति आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट पर हम बात करेंगे दोस्तों, बेसिकली जब जब याद रहेगा तो मैं अपने आप ही बात करते करते ही साइड में हो जाया करूंगा, डोंट वरी। जो भी नोट डाउन कर रहे हैं वो उदास ना हो, है ना, कर दिया करेंगे। नेक्स्ट सदस्यों की योग्यताएं, सदस्यों की योग्यताएं। तो विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होना चाहिए? साधारण योग्यता, जो लोकसभा में थी, भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष, कम से कम 25 वर्ष उम्र पूरी कर चुका हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद ना हो उसके पास, दिवालिया घोषित ना किया गया हो, संसद या राज्य द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो, और उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम जो आया था 1951 में, उसके अंतर्गत उसे अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ये कुछ कंडीशन हैं जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बन सकता है ना। आप भी बन सकते हैं, जीतना ना जीतना वो डिपेंड करता है, बट बन सकते हैं। अगर आपके अंदर ये क्वालिफिकेशन है तो आप भी विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। क्लियर है ना। क्योंकि इंडिया में हर 10वीं फेल वाले बच्चा जो है ये सारी क्वालिफिकेशन उस पर लागू होती है, वो पूरी करता है ना। तो 10th फेल के बाद में कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कोई कहाँ पहुंच जाता है, चलिए वो अलग बात है। कार्यकाल की दोस्तों बात करें तो कार्यकाल में राज्य विधानमंडल का कार्यकाल लोकसभा की ही तरह 5 वर्ष का ही होता है, लोकसभा की तरह ही 5 वर्ष का ही होता है। राज्यपाल के द्वारा इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा रहा था इस प्रकार से। लेकिन संकट काल के समय यहां पर एक नया प्रावधान है कि जब संकट काल अर्थात आपातकाल की जब घोषणा कर दी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, या तो उस राज्य विशेष में या पूरे भारत में, तो उस समय इस विधानसभा का कार्यकाल और बढ़ा सकती है। कौन? संसद। ये अधिकार संसद के पास पहुंच जाता है। संसद चाहे आपातकाल के समय में केंद्र की संसद अगर चाहे तो उस राज्य विशेष का राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा का कार्यकाल अगर 5 वर्ष पूरा हो भी चुका है तो थोड़ा बहुत और आगे बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन इसकी कंडीशन है 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है ना, किसी भी अवस्था में। क्लियर है। और ये जो दोस्तों संकट काल की अगर आपातकाल अगर समाप्त हो जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना कंपलसरी है। फिर आई होप पूरी तरह से समझ आ रहा होगा दोस्तों, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट है पदाधिकारी। पदाधिकारी की बात करें तो जैसे लोकसभा में क्या पदाधिकारी देखा था? लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर कहते थे, है ना, लोकसभा अध्यक्ष। और कहां से आते थे ये? इनका चुनाव कहां से होता था? तो इनका चुनाव भी उन्हीं लोगों में से अर्थात लोकसभा के सदस्यों में से ही उसका चुनाव एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता था। उसी प्रकार से विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी 2 पद होते हैं या 2 अधिकारी होते हैं, पदाधिकारी जिसे हम कहते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एज इट इज लोकसभा की तरह ही। और दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही कर लेते हैं। इसलिए तो बोला था मैंने, अगर आपने संसद वाले सभी लेक्चरों को कंटिन्यू देख रखा है ना, तो विधानसभा में प्रॉब्लम आनी ही नहीं है, तय है नहीं आना है। ठीक है ना। यहां पर एक बात आप लोग याद रखेंगे कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल विधानसभा के साथ ही समाप्त हो जाता है। कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे लोकसभा में क्या था? लोकसभा में थोड़ी सी कंडीशन अलग थी कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो भी गया हो तो भी लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता था। कब तक? जब तक कि कोई नया अध्यक्ष आकर कुर्सी पर ना बैठ जाए। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट है दोस्तों, ये हमारे हुए इस प्रकार से इन 6 तत्वों के माध्यम से एक किसी भी राज्य की विधानसभा का निर्माण होता है या संगठन होता है या संरचना होती है, रचना होती है। क्लियर होगा इतना, है ना। अब अगर बात करें अब बात करें कि विधानसभा के पास में शक्तियां क्या है, ये कार्य क्या क्या करती है। तो भाई जैसे केंद्र में लोकसभा कार्य कर रही थी, सबसे इंपॉर्टेंट जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता अपने प्रतिनिधि चुन करके राज्यसभा लोकसभा में भेजती है।
तो जब लोकसभा में वो प्रतिनिधि जाते हैं तो जनता के उद्धार के लिए, जनता के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, जनता की दृष्टि से वो शासन करते हैं। वहां जाकर के जनता की शिकायतें होती है, जो परेशानियां होती हैं, उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार से विधानमंडल में जो ये राज्य के विधानमंडल में जो विधानसभा है, ये विधानसभा भी वही कार्य करती है जो केंद्र में लोकसभा करती है ना। लोकसभा पूरे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि विधानसभा उस राज्य विशेष की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसी कारण से इसे विशेष शक्तियां भी प्राप्त होती है। कौन कौन शक्तियां होती है दोस्तों? 5 शक्तियों पर हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा और भी हो सकती है, लेकिन 5 शक्तियों की हम विशेष चर्चा करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और सीखने के दृष्टिकोण से आप लोगों की इंपोर्टेंट है। विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, प्रशासनिक, संविधान संशोधन की, निर्वाचन संबंधी। तो ये 5 ही शक्तियां जो है ये बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। इनके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए, और यही शक्तियां हमने लोकसभा में भी डिस्कस की थी। जब लोकसभा पढ़ा था तब भी हम यही इन्हीं को डिस्कस कर रहे थे। विधायी शक्तियां, कानून कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, उसको कितने अधिकार प्राप्त है। वित्तीय शक्तियों के बारे में प्रशासनिक, संविधान संशोधन, ये सारी बातें हमने लोकसभा में पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि कुछ शक्तियां लोकसभा के समान ही हो सकता है कुछ शक्तियों में परिवर्तन, चेंजेस हो। ये सारी बातें एक एक करके अब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विधायी शक्ति। दोस्तों डेटा से मत डरिए ना। आप लोग थोड़े से ये सोच चुके हो कि सर आप बहुत शॉर्ट में डेटा देते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। यार देखिए, डेटा होता है, जितना आवश्यक है वो लेना चाहिए आपको। और जब आप नोट्स बनाते हो तो आप कितना याद रख पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना याद रख पाते हो। अगर आपकी क्षमता इतनी अच्छी है कि आप अच्छे से याद रख पाते हो मैटर को, तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है ना। जैसे ये लिखा हुआ है कि आर्टिकल 356, तो ये जो आर्टिकल 356 है, इसमें क्या दिया गया है, अगर ये आप याद रख पाते हैं तो आप ये पूरी डिटेल मत लिखिए। आप डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं कि एक राज्य सूची है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत राज्य सूची और संवर्ती सूची, कहां कहां वर्णन किया गया जो आर्टिकल है, वो सिर्फ आर्टिकल का नाम लिख दीजिए, दैट्स ऑल, हो गया है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इनको तैयार करते हैं। लेकिन डेटा, मेरा उद्देश्य है आप लोगों को इतना सफिशिएंट डेटा देना कि आप एग्जाम में धोखा ना खाए और एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर आ पाए। क्योंकि सबसे ज्यादा रोने है ना बीए के स्टूडेंट्स के ही रहते हैं, है ना। सबसे ज्यादा समस्याएं बीए के स्टूडेंट के सामने ही आती, क्योंकि कुछ तो उन्हें जो है अपना ही विद्यालय, कॉलेज ही गुमराह कर देता है। जाते हैं परंतु क्लासेस नहीं होती, हो कि जिस कॉलेज में क्लासेस होती है वहां स्टूडेंट ही सोच लेते हैं कि यार बीए तो है, 2 दिन पढ़ के हो कर लेंगे पास। इस कारण से बीए की स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पाती है। लेकिन अब नजरिया बदल रहा है, अब नजरिया बदल रहा है। अब पहले बीए वो स्टूडेंट करते थे जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता था, और अब बीए वो करते हैं जिनका एक लक्ष्य होता है। याद रखिएगा, क्योंकि 90% स्टूडेंट बीए में वो आ रहे हैं जो यूपीएससी को या स्टेट पीसीएस को फोकस करके आते। इसलिए बेहतरीन तैयारी बहुत आवश्यक है। अगर आपने बीए कर लिया दोस्तों, अगर बीए फर्स्ट से लेकर लास्ट ईयर तक अगर आपने अपने सारे सब्जेक्ट पूरे अच्छे से, पूरे विस्तार से अगर आपने पढ़ लिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं 70% आपकी यूपीएससी की तैयारी आपकी बीए के अंतर्गत हो जाती है। आपको कभी जीवन में एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप बीए को बहुत अच्छे से सीरियस होकर के कंप्लीट करते हो तो। खैर आइए शुरू करते हैं। विधायी शक्ति की अगर दोस्तों बात करें, विधानसभा की विधायी शक्ति की, तो विधानमंडल को सामान्य रूप से उन सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है जो राज्य सूची और संवर्ती सूची में दिए गए होते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले सेशन में हमने बात की थी कि भारतीय संविधान में 3 सूचियों का वर्णन किया गया था। कौन कौन सी? एक केंद्र सूची, में लिख के नहीं बता रहा हूं, आप ऐसे ही सुन लीजिए। एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक संवर्ती सूची। केंद्र सूची क्या होगा? केंद्र सूची में वो विषय उल्लेखित होंगे जिन पर केंद्र सरकार अर्थात संसद कानून बनाएगी, ठीक है। और राज्य सूची में वो विषय वर्णित होंगे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। उसी प्रकार से संवर्ती सूची, तीसरी जो सूची है संवर्ती सूची वह सूची होगी जिस पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। कौन कौन? केंद्र भी और राज्य भी। एक छोटी सी कंडीशन अप्लाई होती है यहां पर कि अगर कोई एक विषय है उस पर केंद्र सरकार कानून बना चुकी है
तो उसी विषय पर संवर्धित सूची के विषय की बात कर रहा हूं मैं। संवर्धित सूची में कोई ऐसा विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बना चुकी है और राज्य सरकार उसी विषय को बदलकर कानून बनाने का प्रयास करेगी, तो राज्य सरकार ऐसे उस विषय पर कानून नहीं बना पाएगी। संवर्धित सूची में भी केंद्र को प्राथमिकता होती है, याद रखिएगा। संवर्धित सूची के विषयों में कानून बनाने पर भी केंद्र सरकार को प्राथमिकता होती है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। केंद्र सूची केंद्र के लिए, राज्य सूची राज्य के लिए, संवर्धित सूची दोनों के लिए, दैट्स ऑल। ठीक है ना। देखिए अब आर्टिकल 356 की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 356 की बात करें तो यहां राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो देखिए अगर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो या अनुच्छेद 352 या 360 के अंतर्गत आपातकाल लगा दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में संसद राज्य सूची के सभी विषय पर कानून बना सकती है। देखिए यहां पर इस पॉइंट नंबर 1 को समझने का प्रयास कीजिए। अगर भारत में आपातकाल लगा है या राष्ट्रपति शासन लग चुका है, कौन बोलता है ये? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 352 और 360 में ऐसे याद रखेंगे आप, आपातकाल, है ना। तो अगर देश में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगा है तो उस स्थिति में संसद को राज्य की विधानसभा के सारे अधिकार चले जाते हैं। मतलब राज्य के से संबंधित सारे जो कानून होंगे वो संसद बनाएगी। इसके अलावा 249 अनुच्छेद 249 में राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पास कर देती है किसी विषय को लेकर के, कौन? राज्यसभा, केंद्र की राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से कोई विधेयक पास कर दे, राज्य के कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय हित का घोषित कर देती है, तो संसद उस पर भी कानून बना सकती है। मतलब ये कि राज्य किसी राज्य विशेष में अगर राज्यसभा पाती है कि उस राज्य के एक ऐसा विषय है जिस पर संसद को कानून बनाना चाहिए, इस बात पर अगर राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास कर दे, तो फिर संसद उस राज्य के उस विषय पर कानून बना सकती है, यह संसद को अधिकार मिल जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 254 के अनुसार कुछ विधेयकों पर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है ना भाई। अगर विधानसभा ने कुछ कानून बनाया, लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जिस पर राष्ट्रपति की भी स्वीकृति लेनी पड़, राज्यपाल की स्वीकृति तो लेंगे, लेकिन राज्यपाल ये पता कर लेगा कि यार ये जो है ये केंद्र में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाना चाहिए, तो फिर वो कानून, वो जो विधेयक होगा, वो विधेयक पास होने से पहले, कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा, और जब तक राष्ट्रपति उनको स्वीकृति ना दे दे तब तक वो कानून नहीं बन पाता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संधियों का मामला हो, समझौते के पालन का मामला हो, तो उस पर भी राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ये संसद के अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों ये जो 4 जो हमने लाइन देखी है, 4 कंडीशन देखी है, इस कंडीशन पे संसद भी कानून बना सकती है। बाकी कंडीशन में तो राज्य सूची राज्य के लिए ही है, संवर्धित सूची भी राज्य के लिए है। क्लियर है मैटर यहां तक का, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते, अब देखते हैं वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या है दोस्तों? भाई राज्य की वित्त की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य के वित्त की व्यवस्था कौन करेगा, या वित्त से धन संपत्ति से संबंधित निर्णय कौन लेगा? तो विधानसभा को यहां प्रमुख अधिकार प्राप्त है। इस बात को लेकर के विधानसभा को राज्य के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। पूर्ण नियंत्रण, जैसे कि केंद्र में लोकसभा को प्राप्त था, उसी प्रकार से राज्य में विधानसभा को पूरा अधिकार प्राप्त है वित्त के नियंत्रण पर। क्यों भाई? बजट कौन पेश करता है? विधानसभा ही तो करती है ना। तो वार्षिक लेखा जिसे बजट होता है, बजट भी विधानसभा की स्वीकृति से ही प्रस्तुत किया जाता है। आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य किया जा सकता है, किसकी स्वीकृति से? विधानसभा की स्वीकृति से। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक, और कहां से होगा ये? विधानमंडल अर्थात की विधानसभा से होगा। क्लियर है? इसीलिए वित्तीय विधेयक के मामले में विधानसभा को हम कह सकते हैं कि संपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, पूर्ण शक्तियां प्राप्त है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें प्रशासनिक शक्ति की। तो प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत दोस्तों, प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य का मंत्रिमंडल, जिसे हम केंद्र में क्या बोलते थे? केंद्र में क्या बोलते थे दोस्तों? केंद्र, जिस प्रकार केंद्र का मंत्रिमंडल था, है ना, कार्यपालिका जिसे हम कहते थे, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के जो मंत्रीगण हैं, उन मंत्रीगण किसके प्रति जवाबदेह थे? उत्तरदायी थे, सिर्फ लोकसभा के प्रति। तो इसी प्रकार से राज्य के जो मंत्रीगण हैं वो भी अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे।
विधानसभा या विधान परिषद, ये दूसरा सदन है ये विधान परिषद। तो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से कई प्रकार के उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये सारे जो प्रस्ताव है, ये सारे प्रस्ताव में पिछले सेशन में जब हम संसद को डिस्कस कर रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा को डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने कई बार इन पर डिस्कस किया है, इसलिए अब नहीं करेंगे। जैसे केंद्र में थे ये काम रोको या प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, वही प्रस्ताव है ये भी, जो केंद्र में थे वही राज्यों में है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो भी विधानसभा को प्रमुख शक्तियां प्राप्त है। विधानसभा क्यों? क्योंकि जो कार्यपालिका के जो मंत्रीगण होते हैं वो सब के सब विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है संविधान संशोधन की शक्ति की बात करें तो दोस्तों, संविधान संशोधन की शक्ति की बात करें तो वैसे तो देखिए, संविधान में संशोधन करने का संपूर्ण अधिकार जो है संसद को दिया गया है, संपूर्ण अधिकार संसद को दिया गया है। लेकिन एक व्यवस्था की गई है संविधान को कठोर बनाते हुए। आपने सुना है ना कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का है। तो जो कठोर बनाया गया है ना, उस कठोर वाली प्रकृति में राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं संविधान संशोधन को लेकर के। एक व्यवस्था की गई है कि संसद अपने साधारण बहुमत से कोई भी विधेयक पास कर सकती है, और एक व्यवस्था की गई है कि संसद विशेष बहुमत से, दोनों सदनों के विशेष बहुमत से कोई विधेयक को पास करेगी। इसके अलावा तीसरी व्यवस्था की गई थी संविधान को कठोर बनाने के लिए कि कुछ अनुच्छेद दिए गए थे, कुछ प्रबंध दिए गए थे, उनमें कहा गया था कि उनसे संबंधित अगर कोई कानून बनाती है संसद तो उसमें आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति लेनी होती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान संशोधन को लेकर के भी विधानसभा के पास में कुछ अधिकार प्राप्त है ना, कुछ अधिकार प्राप्त है। देखिए, हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है, हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए संसद द्वारा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति ली जाती है। इस प्रकार राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन के कार्य में भी भाग लेता है। क्लियर है? दिख रहा दोस्तों सब कुछ? देख लीजिए आप आराम से। 4 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पर बात करेंगे निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, निर्वाचन की शक्ति प्राप्त है ना। आपने देखा था ना लास्ट सेशन में भी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य के सदस्य भाग लेते हैं ना, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों चलिए, यही 5 बिंदु थे, इसके लय में भूल चुके थे, 5 बिंदु थे, इनके माध्यम से हमने इसकी शक्तियों पर भी बात की है और इसके संरचना पर भी बात की है। उम्मीद करता हूं सेशन कोई डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, इजी वे में पूरा जा रहा होगा दोस्तों। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको इजी से इजी तरीके से मैं इन सबको समझा पाऊं। लेकिन और इजी तरीके से समझने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, और वो तरीका ये है कि अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं ना, मैं ये नहीं बोलता हूं यार कि सिर्फ मुझे ही आप लोग फॉलो कीजिए, आप इस दुनिया के किसी भी टीचर को, किसी भी जो आपको अच्छे लगे, किसी भी टीचर को पकड़ लीजिए, मतलब कि एक खूंटे से बन जाइए। कहने का फिर से मेरा तात्पर्य यह है कि किसी एक टीचर के संरक्षण में पढ़िए आप लोग। जब उनकी विचारधारा से आप प्रभावित होंगे, जब वो आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप समझ आने लगेंगी। किसी भी टीचर को ले लीजिए आप, मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे ही पढ़िए आप लोग, है ना, लेकिन भटकिए मत, प्लीज भटकिए मत, अच्छे से पढ़िए। आप लोग के लिए अब देखिए, मैं कम से कम 10 बार पसीना पहुंच चुका हूं, 10 बार पसीना पहुंच चुका हूं। तो थोड़ी सी हम जैसे शिक्षकों की भी थोड़ा महत्व, जो हमारा समय है या हमारी थोड़ी मेहनत है, उसको भी थोड़ा महत्व दें। और हमारा सिर्फ इतना सा ही कहना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बीए को बीए ना समझे, अपना करियर समझे और अपना आगे का लक्ष्य को ध्यान में रख करके और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सबको सीरियस लीजिए, हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। हर एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता है हमारी पढ़ाई में जिसको हम छोड़ सके या इग्नोर कर सके। सब कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो संविधान हो, चाहे वो इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हर एक जगह से आपको सीखने को मिलता है। हर एक जगह से जितना आप सीखते जाते हैं, आपकी बुद्धि का विस्तार उतनी ही प्रकार से होता चला जाता है। और जब आपका पूरा विस्तार बढ़ जाता है तो फिर आपको सब कुछ अपने आप समझ आने लगता है, कुछ भी फिर आप में डिफिकल्टीज नहीं आती।
है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा इसी के को कंटिन्यू करते हुए हम विधानमंडल के दूसरे सदन पर चर्चा करेंगे, विधान परिषद पर चर्चा करेंगे, है ना। और इस विधान परिषद का भी छोटा सा सेशन होगा, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो फिर आप जो है एक कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आपने केंद्र के दोनों अंगों की बात की है लेकिन राज्यों के दोनों की बात नहीं की, तो इसलिए इसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में फिर हम वापस आएंगे उपराष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है सब अध्यक्षों को ना, जितने भी हमारे प्रावधान किए गए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब पर चर्चा करेंगे खुल करके पूरे व्यवहारिक रूप से, ठीक है ना। सभी टॉपिक कंटिन्यू ही आने वाले दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन होते हैं वो सब के सब, है ना, ग्रुप पर ही डाले जाते हैं और निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं है वहां पर भी पढ़ने के। और आप निश्चित रूप से आप वहां पर भी अच्छे से अध्ययन अपना कंटिन्यू रख सकते हैं, लास्ट ईयर तक रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत जल्दी हो सकता है इसी वीक से अब हम लोग जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, लोधाजी क्लासेस वाले प्लेटफॉर्म पर ही एक छोटी सी शुरुआत करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों की रुचि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम फुल डिटेल क्लासेस भी वहीं पर कंटिन्यू करना चालू कर देंगे। क्लियर है। तो अभी दोस्तों अगर आप लोगों में थोड़ा भी इंटरेस्ट है कि आप बीए के साथ, ये है ना, बीए करते करते ही अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे अगर हो सकता है आपका लक्ष्य यूपीएससी हो या फिर आपका स्टेट पीसीएस हो या कोई सा भी एसएससी या कोई सा भी आप एग्जाम देना चाहते हो, तो उसकी प्रिपरेशन दोस्तों हम हो सकता है इसी वीक में यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर दे। टाइम आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि कौन सा टाइम आपके लिए उचित रहेगा। ओनली एक क्लास बहुत छोटी सी आएगी, अभी 10 से लेकर 20 मिनट के अंदर अंदर एक लेक्चर पर डे आएगा। अभी स्टार्टिंग में एकदम लोड नहीं डालेंगे आपके ऊपर, तो पर डे एक लेक्चर होगा। टाइम मुझे बताइएगा, क्या इवनिंग का टाइम सही रहेगा या नाइट का सही रहेगा या अर्ली मॉर्निंग का। अर्ली मॉर्निंग की 6 से 7 या 8 बजे तक का, जो भी आप टाइम आप लोगों को उचित लगे मुझे बताइएगा जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। थैंक यू।